नमस्कार दोस्तों, आपका हिमाचल सारथी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के छठे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है द बैंकिंग एंड द इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले हम एक बार इस चैप्टर के की हाईलाइट्स के बारे में भी जान लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपका कि ओवर 76% ऑफ द 2234 बैंक्स ब्रांचेस इन द स्टेट आर रूरल, यानी कि 2234 बैंक्स की जितने टोटल हिमाचल में ब्रांचेस हैं उनका 76% कहाँ अवेलेबल है? आपके रूरल एरियाज में। और 20 ब्रांचेस ओपन फ्रॉम अक्टूबर 2021 टू सितंबर 2022। और 2021 से 2022 तक कितनी ब्रांचें और खोली जा चुकी हैं? 20 ब्रांचेस बैंक्स की खोली जा चुकी हैं। 1708 ब्रांचेस आर इन रूरल रीजन्स, और इसमें से 1708 बैंक की ब्रांचेस कहाँ पर है? आपकी ग्रामीण क्षेत्र में, यानी कि रूरल रीजन में। 426 कहाँ पर? सेमी अर्बन एरियाज में। और 100 कहाँ पर है? आपकी शिमला के एरिया में। सेकंड पॉइंट कह रहा है आपका एज ऑफ सितंबर 2022 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैड 1157 ब्रांचेस। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स कौन होते हैं? जो कि गवर्नमेंट के अंडर बैंक्स आते हैं। तो आजकल कितने हैं टोटल? या नेशनल बैंक्स कितने हैं टोटल? आपके 12 नेशनल बैंक्स हैं, और बाकी जो हैं वो क्या होंगे? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे। और जो भी बैंक्स कहाँ किसके अंडर आते हैं? आपके गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो सितंबर 2022 तक टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक्स कितने हैं हिमाचल प्रदेश के पास? 1157 ब्रांचेस हैं इन बैंक्स की। इसमें से 51% ऑफ द स्टेट्स बैंकिंग सेक्टर ब्रांचेस नेटवर्क, यानी कि 100% में से 51% कौन से हैं? स्टेट सेक्टर बैंक्स, यानी कि वो किसके अंतर्गत आते हैं? आपके हिमाचल प्रदेश राज्य के अंतर्गत आते हैं। और 49% कौन से हैं? आपके नेशनल बैंक, यानी कि राष्ट्रीय बैंक, जो सीधे कहाँ आते हैं? सेंटर के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें से द पीएनबी हैज द मोस्ट ब्रांचेस विद 350। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पंजाब नेशनल बैंक का सबसे ज्यादा विस्तार है, और इसकी कितनी ब्रांचेस हैं पूरे हिमाचल में? लगभग 350 ब्रांचेस हैं। उसके बाद किसका नंबर आता है? आपका स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद आपका यूको बैंक की कितनी है? 174। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा बैंक की ब्रांचेस किस बैंक की ब्रांचेस हिमाचल प्रदेश में, तो आपका आंसर क्या होगा? पंजाब नेशनल बैंक। सेकंड नंबर पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और थर्ड नंबर पे है आपका यूको बैंक ऑफ इंडिया। और अब प्राइवेट सेक्टर में बात करी जाए तो आईसीआईसीआई बैंक्स की सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, कितनी? 48। एचडीएफसी की कितनी है? 84। और लगभग कितने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं हमारे पास? 210 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अब थर्ड पॉइंट है आपका इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज स्प्रेड ऑफ बैंक ब्रांचेस, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ 411 बैंक ब्रांचेस। अब क्वेश्चन आ जाए कि डिस्ट्रिक्ट वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा बैंक्स की शाखाएं हैं, तो वो आंसर हो जाएगा आपका कांगड़ा, यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ बैंक्स ब्रांचेस। और कितनी है? 411। और सबसे कम शाखाएं किस डिस्ट्रिक्ट के पास हैं? लाहौल स्पीति। किसकी कितनी ब्रांचेस हैं उसके पास? केवल 25 ब्रांचेस हैं। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। द आउटरीच ऑफ बैंक सर्विस हैज further increased by installation of 2127 ATMs by various banks। अब जो एटीएम है उनका भी विस्तार किया जा रहा है, और लगभग 2 या 3 सालों में 2127 एटीएम और खोले जा चुके हैं स्थानीय बैंकों के द्वारा। अब नेक्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चर लोन कंस्टिट्यूट ऑफ 18.69% ऑफ द टोटल लोन्स एक्सटेंडेड बाय बैंक्स एज ऑन सितंबर 2022 एज अगेंस्ट द नेशनल पैरामीटर ऑफ 18% सेट बाय आरबीआई। अब आपको हमेशा ये पता होना चाहिए कि जितने भी बैंकों के पास पैसा है, तो एक सेंटर ने एक रूल बना के रखा है कि जितना भी पैसा आप बैंक कैसे कमाते हैं, हमेशा अगर आप बैंक के पास पैसा जमा करा रहे हो तो बैंक कैसे कमाएंगे? उस पैसे को वो लोन में घुमाकर। जैसे मान लीजिए अगर आपने बैंक के पास 1000 रुपया जमा कराया, तो बैंक क्या रखेगा? सेफ्टी के तौर पे एक आपका कैश रिजर्व रेशो रख लेगा, एक आपका एसएलआर रख लेगा, और बाकी जो पैसा बचा वो क्या करेगा? वो लोन में घुमाएगा। और उससे क्या कमाएगा? ब्याज कमाए या इंटरेस्ट कमाएगा। उससे वो क्या होगा? उससे प्रॉफिट बनेगा। तो सेंटर ने एक रूल बनाया है कि बैंक जितना भी लोन देंगे उसमें 40% कहाँ जाएगा? आपका प्रायोरिटी सेक्टर को।
अब प्रायोरिटी सेक्टर में आपका एग्रीकल्चर भी आता है, और जो जो प्रायोरिटी सेक्टर है वहाँ पर 40% लोन का वितरण होगा, और बाकी जो 60% लोन बचा वो अलग अलग जगह पर जाएगा। तो प्रायोरिटी सेक्टर में एक लोन आता है, कौन सा, एग्रीकल्चर लोन, और उसमें सेंटर का पैरामीटर कितना है 18%, पर हिमाचल ने उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर दिया है, वो कितना है 18.69%। अब अगला पॉइंट आ रहा है कि एज ऑफ सितंबर 2022 बैंक्स हैड 17.33 लाख अकाउंट्स। तो लगभग हिमाचल में कितने खाता धारक बन चुके हैं, 17.33 लाख अकाउंट्स होल्डर बन चुके हैं, और 15.40 लाख अकाउंट कहाँ से आ रहे हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्रों से। ये बहुत ही अच्छी बात है। द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो ऑफ बैंक्स इन द स्टेट्स वुड एट 39.3% अप टू सितंबर 2022। तो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो कितनी हो गई है आप, 39.34%। अब अंडर द प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बैंक्स हैव 19.35 लाख सब्सक्राइबर अप टू सितंबर 2022। तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत कितने लोग शामिल हो चुके हैं, लगभग 19.35 लाख लोग क्या हैं, इसके सब्सक्राइबर बन चुके हैं। तो आइए अब इस चैप्टर को थोड़ा सा विस्तार में पढ़ने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला है आपका लेड बैंक के बारे में। अब पूरे हिमाचल को हिमाचल के लिए तीन जो हैं मुख्य या लेड बैंक, उन्हें बोला जाता है लेड बैंक बनाए गए हैं। और वो तीन बैंक कौन कौन से हैं, एक तो है आपका पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा है आपका यूको बैंक यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, और तीसरा है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इन तीनों बैंकों को लेड बैंक बनाया गया है, और यह बैंक लीड या सबसे बड़ा बैंक किन किन राज्यों में है, जैसे पंजाब नेशनल बैंक के अंडर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो ये आपको याद रखना, कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है। तो पंजाब नेशनल बैंक किन डिस्ट्रिक्ट का लीड बैंक है, वो है आपका हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमीरपुर, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू, मंडी और ऊना। अब यूको बैंक कितने बैंकों का लीड बैंक है, बिलासपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चंबा और लाहौल स्पीति का है। और इन सब का सबसे ऊपर कौन सा कन्वीनर बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई बैंक और यूको बैंक का, तो वो है आपका यूको बैंक। तो यूको बैंक इज द स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटीज कन्वीनर बैंक। तो ये भी आपने याद रख लेना है। तो अगली स्लाइड की ओर आ रहे हैं। तो अगली स्लाइड जब मैंने आपको कहा था कि बैंक्स जो भी लोन देते हैं तो 40% किसको रखा गया है, वो प्रायोरिटी सेक्टर को। अब प्रायोरिटी सेक्टर में कौन कौन से पार्ट आ रहे हैं आपके, जैसे देख लीजिए 40% तो किसको बैंक्स को देना पड़ेगा लोन के तौर पर, प्रायोरिटी सेक्टर को। अब हिमाचल का डाटा देखिए, तो 30/9/2022 तक सेंटर का नॉर्म्स तो क्या है 40%, पर हिमाचल ने लगभग 57.68% कहाँ लोन का वितरण किया है, प्रायोरिटी सेक्टर को। एग्रीकल्चर में सेंटर नॉर्म है 18%, पर हिमाचल ने कितना दिया है 18.69%। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को सेंटर का नॉर्म है 9%, पर हिमाचल ने 13.64% उनको लोन का वितरण किया है। यानी कि हिमाचल जो है बहुत ही जो सेंटर नॉर्म्स है उनसे कहीं आगे बढ़ चढ़कर जो है काम कर रहा है। तो ये आपने डाटा ध्यान में रख लेना है। एक तो आपका प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस में तो हिमाचल ने कितना वितरण किया है 57.68%, एग्रीकल्चर एडवांसेस में 18.69%। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब अगला है आपका द फाइनेंशियल इंक्लूजन इनिशिएटिव। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, द फाइनेंशियल इंक्लूजन रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ द financial services and goods at a cheap cost to the excluded members of our society and low income groups। अब सभी लोगों को इक्वलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सक्लूडेड ग्रुप्स हैं उन्हें कैसे हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें और जो वस्तुएं उन्हें कैसे सस्ते दामों में प्रदान करें, ताकि वो क्या करें, जो हाई इनकम ग्रुप्स हैं उनके बराबर थोड़ा सा शामिल होना शुरू हो जाए। तो वो क्या होता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इसके अंतर्गत सरकार ने कई स्कीम्स जारी की हैं। सबसे पहले सरकार ने कौन सी स्कीम जारी की है, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, तो इसके बारे में आपने जरूर पढ़ना है। तो
इस योजना के अंतर्गत क्या हो रहा है कि बैंक्स इन दिस स्टेट हैव प्रोवाइडेड ईच फैमिली विद एटलीस्ट वन बैंक बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट। अब पहले क्या होता था, किसी भी व्यक्ति के जो है, जो गरीब व्यक्ति है, उनका बैंकों में खाता नहीं होता था। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत क्या किया गया है, अब कोई भी व्यक्ति जो है अपने बैंक में अकाउंट खुला सकता है और उसे कोई भी पैसा डिपॉजिट करवाने की आवश्यकता नहीं है। पहले क्या होता था, अगर आपको कोई भी खाता खुलवाना तो कम से कम मिनिमम कितने 500 रुपये उसमें जमा करवाना पड़ता था, पर सरकार ने रियायत दे दी है कि अगर आप कोई भी अपना बैंक खाता खुलवाना चाहते हैं तो आपको 0 रुपये में, यानी कि आपका कोई पैसा नहीं लगेगा और आपके यहाँ अपना आपका सेविंग बैंक अकाउंट आप जो है बैंकों में खुलवा सकते हो। तो सितंबर का डाटा ये है 2022 का कि बैंक्स हैव 17.33 लाख अकाउंट्स अंडर दिस इनिशिएटिव, यानी कि इस इनिशिएटिव को चलाने के बाद 17.33 लाख जो है अकाउंट ओपन हुए और लगभग 15.40 लाख अकाउंट्स कहाँ से आ रहे हैं, रूरल रीजन से। अब इससे क्या हो रहा है, मान लीजिए पहले आजकल कौन सी है, एमजी नरेगा स्कीम चली है। पहले क्या होता था, अगर किसी को पैसा देना हो तो किसी के थ्रू जाता था और जो जिसको पहुंचना चाहिए पैसा उसको उतना मिल नहीं पाता था। अब अगर ग्रामीण लोगों ने वो बैंक अकाउंट खोल दिए हैं तो सीधे उनको क्या हो रहा है, उनके सीधे डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा पा रहा है। तो इस स्कीम से काफ़ी ग्रामीण लोगों को काफ़ी फायदा पहुंचा हुआ है। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम। अब प्रधानमंत्री जनधन योजना स्कीम के अंतर्गत और लोगों को और क्या क्या फायदे दिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनको क्या दिया जाएगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यानी कि इस स्कीम के अंदर जो है, द स्कीम ऑफर्स अ रिन्यूएबल 1 ईयर एक्सीडेंटल डेथ कम स्पेशल एबिलिटी कवर ऑफ 2 लाख रुपीज एंड ₹1 लाख फॉर पार्शियल एंड परमानेंट स्पेशल एबिलिटी। यानी कि जो व्यक्ति जो है परमानेंट स्पेशल, यानी कि वो परमानेंट डिसेबल हो चुका है, यानी कि वो अब कभी नहीं चल सकता, या पार्शियल डिसेबल यानी कि थोड़ा सा उसका क्या एक्सीडेंट हुआ और थोड़े समय के लिए वो चल नहीं पा रहा, पर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। उसे अगर उसने ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ले ली तो उसे 1 लाख रुपए तक का मिलेगा, और अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे कितनी धनराशि दी जाएगी, इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए दिए जाएगा। उसके लिए उसे केवल क्या करना है, केवल 20 रुपये सालाना जमा कराने हैं। और यह स्कीम किस आयु वर्ग के लिए है, 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए। तो आपने ध्यान रखना है। तो क्या क्या पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत एक तो जिसकी डेथ हो जाए उसे कितना पैसा मिलेगा, 2 लाख रुपया। जो पार्शियल या कंप्लीट डिसेबल हो जाए उसे 1 लाख रुपया, और सालाना उसे कितना रुपया प्रीमियम भरना है, 20 रुपये सालाना उसे भरना है। और आयु एज लिमिट कितनी रखी है, 17 से 70 वर्ष के लोगों के लिए यह जो है बीमा योजना लागू है। तो लगभग 1 जून को जो है इसका हर बार रिन्यूअल पीरियड होता है, और लगभग 19.35 लाख लोगों ने जो है इस सुरक्षा बीमा योजना को ले लिया है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेकंड है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इस अंतर्गत के लिए फिर से वही योजना है, इसमें भी 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है, पर इसमें एज डिफरेंस आ गई। इसमें ये कितने वर्ष के लोगों तक के है, 18 से 50 वर्ष के लोगों तक के है। और इसमें प्रीमियम आपको सालाना कितना भरना पड़ेगा, 436 रुपये। तो इसके कितने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, लगभग 6.25 लाख लोगों ने जो है इस योजना को ले लिया है। अब थर्ड है आपकी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्या कहती है, जो भी क्या है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है। मान लीजिए आजकल जो कांग्रेस सरकार है उन्होंने तो क्या कहा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उन्हें तो क्या मिल जाएगी, पेंशन मिल जाएगी, और सारे एनपीएस के अंतर्गत आ रहे हैं। पर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो बाहर रेडी लगा रहा है, जो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी कुछ समय तक काम करेगा। यानी मान लो 60 वर्ष तक काम किया तो उसके बाद वो क्या करेगा, तो सरकार उसके लिए एक योजना लेके आई है। कौन सी, अटल पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत क्या होगा, और यह योजना मुख्यतः किसको फोकस कर रही है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को फोकस कर रही है। और जो भी इस योजना या स्कीम को लेगा उसे जो है फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी, कितनी, या तो 1000 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया या 5000 रुपया। जैसे वो कितनी आयु का होगा, 60 वर्ष का होगा। और
यह स्कीम का लाभ कौन सा व्यक्ति ले सकता है? जो 18 से 40 आयु के वर्ष के बीच में है, और वो जितना पैसा जमा कराएगा उतना पैसा जो है सरकार भी डालेगी, और जैसे ही वो 60 वर्ष का होगा उसे जो है पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। तो यह बहुत ही अच्छी योजना है। किसके लिए? किन लोगों के लिए? जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम चली हुई है। जो भी व्यक्ति के अगर है स्टार्टअप कर रहा है या जिसने ऑलरेडी बिजनेस कर लिया है पर उसे जो है और किसी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना चलाई है जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि योजना क्या कहती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द कंट्री, यानी कि पूरे देश में लागू हुई है, इंक्लूडिंग द हिमाचल प्रदेश। अब यह योजना किसके लिए? स्मॉल माइक्रो फर्म्स और नॉन फार्म एंटरप्राइजेस, यानी कि जो भी गैर कृषि एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए यह स्कीम लागू है। जो भी व्यक्ति क्या कर रहा है, जो भी व्यापार कर रहा है और उसे लगभग 10 लाख रुपए से कम पैसे की आवश्यकता है या लोन की आवश्यकता है या फिनांस की आवश्यकता है। मान लीजिए किसने शॉप खोली और उस शॉप में उसने क्या है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है पर वो अपने व्यापार को और बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए सरकार ने जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लेकर आई है। इसके लिए उसे 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और उसे कोई भी कोलेट्रल, यानी कि कोई भी कोलेट्रल मीन्स अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लोन लेता है तो बैंक उसके बदले क्या लेता है? कोई भी सिक्योरिटी रखता है, पर इसके लिए उसे कोई भी कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है। तो ये आपने ध्यान रखना कि कितने तक का लोन ले सकता है वो? 10 लाख रुपए तक का उसे लोन दिया जा सकता है। किसके अंतर्गत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। और किसके लिए है? नॉन फार्मर एंटरप्राइजेस के लिए है। ये याद रख लिया। कई बार पूछ सकता है कि मुद्रा योजना किसके लिए है? फार्म एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। तो आपने ध्यान रखना कि हमेशा किसके लिए है? नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। अब बैंक्स इन हिमाचल प्रदेश हैव सैंक्शन न्यू लोन्स। अब हिमाचल प्रदेश बैंकों ने लगभग कितना लोन सैंक्शन किया है? 929.04 करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया गया है। किन्हें? न्यू माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को। तो ये आपने डाटा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट स्कीम है आपकी स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अब ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम किसके लिए लेके आई है सरकार? जो भी आपके अनुसूचित जाति, जनजाति और जो महिलाएं हैं उन्हें कैसे उठाया जाए और उनके अंतर्गत कैसे एंटरप्रेन्योर कल्चर लाया जाए, यानी कि स्टार्टअप कल्चर लाया जाए। इसके लिए सरकार कौन सी स्कीम लेके आई है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। सो स्टैंड अप इंडिया स्कीम हैज बीन फॉर्मली लॉन्च थ्रू आउट द कंट्री। यह भी पूरे देश में लागू की गई है और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? टू इनकरेज एंटरप्रेन्योर कल्चर अमंग द अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड सेगमेंट्स, बेसिकली SC, ST एंड वुमेन कम्युनिटी। अब इसके अंतर्गत कितना लोन दिया जा सकता है? 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का। प्रत्येक बैंक को बोला गया है कि उसे कम से कम एक शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित जाति या जनजातीय व्यक्ति को, इनमें से आपको हर वर्ष जो है एक व्यक्ति को 10 लाख या 1 करोड़ के बीच में आपको लोन प्रोवाइड करना होगा। जो भी के व्यक्ति क्या करना चाहता है? अपना बिजनेस करना चाहता है, उसको बढ़ावा देने के लिए। या किसी महिला को लोन मिल सकता है कहाँ कितने तक का? 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन उसे दिया जा सकता है। तो इस स्कीम के बारे में आपने नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है आपका गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने कौन कौन सी स्कीम्स और लागू की हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में। अब यह मिशन किस मिनिस्ट्री या मंत्रालय के अंतर्गत है? तो ये है रूरल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। और इसे क्यों लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च्ड अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर प्रोमोटिंग poverty reduction through building strong institution of the poor, particular women, enabling this institution to access a range of financial services and livelihood services। यानी कि यह इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि कैसे हम ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम किया जा सके। और इसके लिए वो सरकार ने क्या किया है कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट खोले जाएंगे या जो क्या करें, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें या लिवलीहुड सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकें। This scheme is implemented in the state through HP State Rural Livelihood Mission। अब हिमाचल में किसके अंतर्गत किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन के अंतर्गत यह लॉन्च की गई है।
और कौन सा डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है? रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है। द बैंक्स इन द हिमाचल प्रदेश हैव एलोकेटेड द एनुअल टारगेट ऑफ ₹110 crore कवरिंग 8,000 बेनिफिशियरीज अंडर दिस स्कीम। यानी कि बैंक्स को सालाना टारगेट दिया गया है कि आपको 110 करोड़ रुपया जो है इसे खर्च करना है और लगभग 8,000 बेनिफिशियरीज को इसको पहुंचाना है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो अगली स्कीम की ओर चलते हैं। तो अगली स्कीम है आपकी नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। तो पिछली किसके लिए थी? ग्रामीण के लिए। और ये किसके लिए आ गई है? आप जो भी लोग अर्बन एरियाज में है, अर्बन एरियाज में कि भी कैसे रोजगार के अवसर सृजन किए जाए, उनके लिए कौन सी स्कीम लेके आई है? नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन। अब ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंतर्गत आती है। और इस स्कीम को किससे रिप्लेस किया गया है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन आ जाए कि नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन को किस योजना से रिप्लेस किया गया? तो उसका नाम है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अब ये क्या है? यह भी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है और इसमें देखा जाएगा कि कैसे हम कौन से इंस्टीट्यूशन बनाएं ताकि जो है अर्बन एरियाज में लोगों को क्या है रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके। तो इस स्कीम के बारे में आपने ध्यान रख लेना है। तो अगली स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ये क्या है? क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम है रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि यह किस मंत्रालय के आ रहा है? एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आती है। और इसे पूरे नेशनल लेवल कौन सी शाखा लॉन्च करेगी? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इसे जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया लॉन्च करने जा रहा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। ऑल ओवर इंडिया कौन लॉन्च करेगा? KVIC। पर किस मंत्रालय के आ रहा है? के अंतर्गत आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा कि कैसे हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करें, कैसे मैक्सिमम स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर। और इसके लिए बैंक्स को टारगेट दिया गया है कि आप क्या लगभग जो है फंड्स कीजिए किसको? 1,349 एडिशनल यूनिट्स को जो है आपने फंडिंग करना है। अंडर द स्कीम द इम्प्लीमेंटेड एजेंसीज आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर मार्जिन मनी डिस्बर्समेंट टोटलिंग 42.85 करोड़ रुपीस। तो ये आपने डाटा ध्यान में रख लेना है। सो अगली स्कीम है आपकी द किसान क्रेडिट कार्ड्स। अब बैंक्स क्या करेंगे? जो भी किसान हैं उन्हें अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, मान लीजिए वो कोई बिजाई करना चाहता है पर उसके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो क्या करेंगे? बैंक्स जो है किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो किसानों को जो है अर्ली जो है पैसे प्रोवाइड करेगा ताकि वो जो है अपनी कृषि को बेहतर कर सके। तो बैंक्स आर इम्प्लीमेंटिंग द KCC प्रोग्राम थ्रू देयर रूरल ब्रांचेस टू ऑफर एप्रोप्रिएट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम टू फार्मर्स through a single window to address the short-term credit requirements for agricultural production and other needs। यानी कि जो भी किसान को अगर मान लो थोड़ा से पैसे की आवश्यकता है, मान लीजिए उसने बीज लेना है या खाद लेना है, तो उसके लिए जो है सिंगल विंडो जो है यानी कि बिना किसी रोक टोक के उसे पैसा दिया जा सकता है। किसके थ्रू? किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू। सो बैंक्स हैव इशूड न्यू KCC टू 1,26,079 फार्मर्स, यानी लगभग 1 लाख लोग किसानों को जो है किसान क्रेडिट कार्ड दे दिए जा चुके हैं। और लगभग कितना पैसा वितरण किया जा चुका है? 7,835 करोड़ जो है सितंबर महीने तक जो है किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत जो है किसानों को पैसा दे दिया जा चुका है। तो अगली स्कीम है हमारी आपकी रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है अपना कोई बिजनेस करना चाहता है पर उसे ट्रेनिंग ना हो तो वो अपना बिजनेस नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए सरकार ने एक इनिशिएटिव लेके आई है, उसे बोला गया है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यानी कि इसके अंदर क्या होगा? सरकार क्या करेगी? जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है उन्हें क्या करेगी? वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। सो रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स आर एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। एक तो आपने ये बात रखनी है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आ रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? टू बिल्ड डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल टू प्रोवाइड ट्रेनिंग एंड स्किल
डेवलपमेंट टू रूरल यूथ इंटरेस्टेड इन एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि जो भी व्यक्ति अपना बिजनेस करना चाहता है उसे वो क्या करेंगे, ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड करेंगे। तो these states lead banks, that is UCO Bank, PNB, SBI have established RSETs in 10 districts, यानी कि इन तीनों बैंकों ने जो है हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। और कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर यह इस्टेब्लिश नहीं है, तो वो भी आपने ध्यान में रख लेना, कौन से, किन्नौर और लाहौल स्पीति। तो ये डाटा आपने ध्यान में रख लेना है। तो आगे बढ़े हम, तो आगे हम बढ़ते हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, इस नाबार्ड क्यों बनाया गया? नाबार्ड इसलिए बनाया गया कि जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा रूरल एरिया है, वहाँ पे कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें ताकि वहाँ के लोगों को मैक्सिमम जो है रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सकें। इसके लिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई। और इसका मुख्य क्या उद्देश्य क्या होगा, जो भी रूरल बैंक्स हैं उनको वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है ताकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट की जा सके, सड़कें, अच्छी अच्छी सड़कें बनाई जा सके, हॉस्पिटल बनाए जा सके, या कोई भी इंडस्ट्री लगाई जा सके। इसके लिए कौन फाइनेंस प्रोवाइड करता है आपको, नाबार्ड। तो इन रिसेंट ईयर नाबार्ड हैज सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन्ड इट्स एसोसिएशन विद द डेवलपमेंट अक्रॉस द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट थ्रू इनिशिएटिव्स। तो इसने जो है अभी अपने आप को काफ़ी स्ट्रेंथन कर लिया है। और यह क्या करता है, माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करता है किसको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, रूरल फार्म्स को, नॉन फार्म सेक्टर्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए ये क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो इसे कब इस्टेब्लिश किया गया, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये किसकी समिति की रिकमेंडेशन से इसे इस्टेब्लिश किया गया था, वो थे वी सीवा रमन कमेटी की रिकमेंडेशन से नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी, 12 जुलाई 1962 को। यह डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और इसके मुख्यालय कहाँ पर है, मुंबई पे। तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। फ्रॉम एन इनिशियल एलोकेशन ऑफ ₹15 crores अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड वन इन 1995-96। अब 1995-96 को हिमाचल प्रदेश को कितना फंड एलोकेट हुआ था नाबार्ड के अंतर्गत, 15 करोड़ रुपया। पर अभी 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया है, 800 करोड़ रुपया। अब यह फंड कहाँ इस्तेमाल किया जाएगा, रूरल एरियाज में। मान लीजिए इरिगेशन कोई प्रोजेक्ट चलाना है, वहाँ पर सड़कें बनानी है, ब्रिजेस बनानी है, फ्लड आया है उसका देख रेख करनी है, ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की सुविधा पहुँचानी है, प्राइमरी एजुकेशन को ठीक करना है, वेटनरी सर्विस को ठीक करना है, या IT इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। इसके लिए नाबार्ड द्वारा जो है पैसा दिया जाता है कहाँ पर, रूरल बैंक्स को। तो ये आपने ध्यान में रख लेना है। तो अगली है आपकी वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अब नाबार्ड के अंतर्गत जो है 12.73 करोड़ रुपये खर्चा किया गया है, किसके लिए, वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए। तो वेयर हाउस इंफ्रास्ट्रक्चर में लगभग 895 लाख रुपया किसके मॉडर्नाइजेशन के लिए खर्च किए जाएंगे, 3 कोल्ड स्टोर्स के लिए खर्च किए जाएंगे, उनकी मेंटेनेंस के लिए। कहाँ पर, रोहड़ू, पौड़ी और पतली कुल में। और इनकी कैपेसिटी कितनी है, 3480 मीट्रिक टन। तो अगली है आपकी फूड प्रोसेसिंग फंड। अब फूड एरिया जो भी है, एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। अब सरकार ने क्या किया है, कई जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगा रही है। मान लीजिए जैसे जैसे लोग जो हैं एजुकेटेड होते जा रहे हैं, उनके पास क्या है, खाना बनाने के लिए टाइम कम बच रहा है, तो वो क्या करेंगे, जैसे रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक्स, जैसे आप देखे होंगे पैकेट्स में आते हैं, फ्रोजन पैकेट में जो भी आपका सब्जी है वो पैक होती है, जैसे आप उसे गर्म करते हो लगभग क्या होती है, सब्जी बनकर तैयार हो जाती है। तो ऐसी एक इंडस्ट्री लगने जा रही है, और वो इंडस्ट्री की रेडी टू कुक फ्रोजन स्नैक्स। और ये किसके द्वारा बनाई जाएगी, ये प्लांट किसके द्वारा लगाया जाएगा, क्रेमिका मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और कहाँ इस्टेब्लिश किया जाएगा, ऊना में यह इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इसकी फंडिंग कौन कर रहा है, नाबार्ड। तो ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। तो आगे हम बढ़ते हैं कि नाबार्ड ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ग्रांट हैकाथॉन। तो यह करंट अफेयर कब बन सकता है क्वेश्चन आपको, कि नाबार्ड ने ONDC के साथ एक हैकाथॉन
कंडक्ट करवाई थी। और ONDC का फुल फॉर्म क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसका हैकाथन कराने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि कैसे हम ई कॉमर्स को या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को बढ़ावा दे सकते हैं, और उसके लिए उन्होंने सजेशन मांगे थे। तो इसके लिए लगभग 700 स्टार्टअप्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी और लगभग 300 स्टार्टअप्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये हैकाथन कितने दिन चली थी? 3 दिन चली थी। कब? 1 जुलाई से 3 जुलाई तक यह चली थी। और इसमें जो अलग अलग स्टार्टअप्स में उन्होंने क्या दी थी? सजेशन दी थी कि हम ई कॉमर्स को कैसे कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं नैपकॉन्स क्या है। तो नैपकॉन्स या नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस। नैपकॉन्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज है। तो नाबार्ड जो भी काम कर रहा है तो उसकी कंसल्टेंसी या किसी व्यक्ति को जानकारी चाहिए तो कहाँ जा सकता है? नैपकॉन्स। तो नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस इज अ कंप्लीटली ओन सब्सिडायरी ऑफ नाबार्ड दैट प्रोवाइड्स कंसल्टिंग सर्विसेज इन वेरियस एरियाज ऑफ एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड एलाइड सर्विसेज। यानी कि ये कर रहा है, कंसल्टेशन दे रहा है किसके बारे में? कैसे कैसे आप एग्रीकल्चर के एरिया में, रूरल डेवलपमेंट के एरिया में ये क्या देता है? कंसल्टेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और ये किसकी शाखा है? नाबार्ड की ही शाखा है। तो किस किस के बारे में कंसल्टेंसी देता है? जैसे इसने प्रोजेक्ट कोल्ड चेन स्टोरेज प्रोजेक्ट की कंसल्टेंसी दी है। कहाँ पर? पराला में, खड़ा पत्थर में। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कंस्ट्रक्शन की जा रही है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें लेंगी उसके बारे में यह देता है, कंसल्टेंसी देता है। तो डिटेल में आप इस स्लाइड में आप पढ़ सकते हो। तो गाइज, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ना भूलें। थैंक यू।